Good morning, my dear students. Welcome back to your online session. In our previous classes, we have already discussed about the two methods of dependent branches. First one is debtor and direct method, and second one is final accounts method. So, in today's class, we will discuss about the third method, which is stock and debtor method. This is the third method, stock and debtor method. First of all, you have to know when stock and debtor method is used. मतलब स्टॉक और डेटर मेथड कब यूज़ किया जाता है? व्हेन द ब्रांच टर्नओवर इज सफिशिएंटली लार्ज, जब भी किसी ब्रांच का टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है, मतलब जो आपकी ब्रांच है उसका टर्नओवर अच्छा है, सेल काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, देन ब्रांच मेक्स क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल। ब्रांच जो है क्या कर रही है, नकद माल के साथ साथ उधार माल भी बेच रही है। अगर ये दोनों काम कोई ब्रांच कर रही है, एक तो क्या है, ब्रांच का टर्नओवर बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर है, रोज़ की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और दूसरा ब्रांच नकद के साथ साथ उधार माल भी बेचती है, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है, खाते बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उस मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। इस मेथड के अंदर सिर्फ एक खाता ना बनाकर इसी खाते को टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है। अंडर दिस मेथड, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ए ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक्स, हेड ऑफिस ओपन सेपरेट अकाउंट रिलेटेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एट द ब्रांच। क्योंकि देखिए क्या है, ब्रांच का टर्नओवर ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस डेली की ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक खाता बनाना हेड ऑफिस के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हेड ऑफिस क्या करता है कि एक ब्रांच अकाउंट ना बनाकर अलग अलग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ब्रांच अकाउंट बनाता है। द फॉलोइंग अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। सबसे पहले दिन, द वेरी फर्स्ट डे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, ब्रांच अकाउंट। जब आप ब्रांच अकाउंट बनाते थे तो आप उसमें क्या क्या एंट्रियाँ करते थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट एंट्रीज होती थी उसमें, वो 5 एंट्रीज थी। सबसे पहली एंट्री उसमें करते थे आप किसकी, स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, ये सारी एंट्री स्टॉक से रिलेटेड होती थी। पहला खाता तो इसलिए बना दिया इन्होंने, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मतलब स्टॉक से संबंधित कई सारी एंट्रीज हैं, तो इसलिए पहला खाता कौन सा बन गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब वो जो ब्रांच अकाउंट था उसमें से स्टॉक से रिलेटेड वाली सारी एंट्रीज को आप बाहर निकाल दो। उसके बाद सबसे अहम सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो क्या बचता है, ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर से रिलेटेड एंट्री होती थी ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही कह दिया है कि जो ब्रांच उधार माल बेच रही है, जब ब्रांच उधार माल बेच रही है तो इसका मतलब उसके पास डेटर्स भी आएंगे। जब उसके पास डेटर्स आएंगे तो उसके पास डेटर से रिलेटेड आइटम्स आएंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, है ना, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। तो उसके लिए सेकंड जो इम्पोर्टेंट खाता बना, कौन सा बना, ब्रांच डेटर अकाउंट। अब जो उस ब्रांच अकाउंट में आप डेटर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज करते थे वो सारी निकाल के इस खाते में डाल दो। डालनी उधर ही है, डेबिट साइड डालते थे तो यहाँ भी डेबिट साइड डलेगी, जो एंट्री क्रेडिट साइड डलती थी वो यहाँ भी क्रेडिट साइड डलेगी। अब स्टॉक से रिलेटेड आइटम्स की ही बात कर लें हम, अगर हम स्टॉक से रिलेटेड आइटम की बात करते हैं तो जो एंट्री ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आती थी, कौन कौन सी आती थी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक आती थी, गुड्स सेंट टू ब्रांच आती थी, तो वो यहाँ पर भी डेबिट साइड ही आएंगी। ठीक है ना, और इधर जो जो आती थी वो वहीं आएंगी। ब्रांच डेटर अकाउंट तो आपको बड़े अच्छे से बनाना आता ही है, आपने बड़े अच्छे से बनाया है। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, ये सेम एज इट इज़ प्रिपेयर होगा। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट जो आप बनाते थे ये सेम एज इट इज़ प्रिपेयर होगा। डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस, इधर क्रेडिट सेल, फिर क्रेडिट साइड क्या क्या, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंस अलाउड, वो सब आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे सब तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्या होता था, स्टॉक से रिलेटेड जो आपने आइटम स्टॉक एडजस्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डाली होती हैं, उनका सबका आप क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। लोडेड प्राइस 25/125, 20/120, 15/115 करते हो ना, तो उसके लिए भी यहाँ इन्होंने एक अलग से खाता बना दिया जिसको नाम दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट।
ठीक है, तीसरा खाता कौन सा हो गया, जो स्टॉक रिजर्व करते थे ना ब्रांच अकाउंट में, तो तीसरा खाता हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। फोर्थ अकाउंट कौन सा हो गया, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। सारे खर्चे ब्रांच की डेबिट साइड लिखते थे, यहाँ भी इस ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट की डेबिट साइड सारे खर्चे लिखे जाएंगे। और सबसे लास्ट वाला अकाउंट कौन सा होगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि आप ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें, कहने का मतलब क्या है कि वो जो ब्रांच अकाउंट आप बनाते आ रहे थे काफ़ी टाइम से वही है, लेकिन क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज एक ब्रांच अकाउंट में आना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए उस ब्रांच अकाउंट को टुकड़ों में बांट दिया है। जो जितनी भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड खातों से रिलेटेड आइटम्स हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है, ताकि उनको सेग्रीगेट किया जा सके, ढंग से उनको अरेंज किया जा सके और ट्रू नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जा सके। अब हम ढंग से बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा खाता बनाया जाता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दिस अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। सबसे पहली बात क्या कही गई है कि ये खाता इनवॉइस प्राइस पर बनाया जाएगा, ठीक है। इट इज डेबिटेड विद ओपनिंग स्टॉक एंड द आइटम्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच सच एज गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेल्स रिटर्न एक्सेट्रा। इट इज क्रेडिटेड विद द आइटम्स विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्टॉक सच एज सेल्स, क्रेडिट सेल हो चाहे वो कैश सेल हो, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स लॉस, डिस्ट्रॉय, क्लोजिंग स्टॉक एंड। ये क्या कह रहे हैं, डेबिट साइड तो आप वो लिखो जिससे स्टॉक बढ़ता है, क्रेडिट साइड आप वो आइटम्स लिखो जिससे स्टॉक घटता है। अगर तो आपके स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है, ब्रांच बनकर देखना है खुद को कि अगर आपके पास माल बढ़ रहा है, आ रहा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने आपको माल भेजा, आपके पास माल आया, तो माल में वृद्धि हो रही है तो आपने उसको डेबिट करना है, और अगर माल में कमी हो रही है तो आपने उसको क्रेडिट करना है। ये डिक्रीज इन स्टॉक कैसे होगा, आपने माल बेचा, चाहे वो क्रेडिट सेल हो चाहे वो कैश सेल हो, तो उससे क्या होगा, माल बेचा तो वो कमी हुई तो उसको आपने क्रेडिट साइड दिखाना है। इफ द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट डिफरेंस इज ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है और डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो जो आएगा उसको क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक मान लिया जाएगा बैलेंसिंग फिगर को। इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो फिर क्या करना है, फिर भी डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज शॉर्टेज, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, शॉर्टेज मान ली जाएगी। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, सारी आइटम्स दी हुई है, फिर उसको क्या मान लिया जाएगा, सरप्लस ऑफ स्टॉक। लोडेड और प्रॉफिट मार्जिन ऑफ शॉर्टेज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शॉर्टेज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद क्या है, ब्रांच डेटर अकाउंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द सेम वे हैज बीन डिस्कस अर्लियर। मैंने बताया आपको कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आप जो बनाते आ रहे थे, जिसमें कि मिसिंग आइटम को कैलकुलेट करने के लिए बनाते थे, ये सेम एज इट इज डिट्टो वही बनेगा बिल्कुल, ठीक है। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, दिस अकाउंट रिकॉर्ड द प्रॉफिट लोडेड ऑन ऑल द ट्रांजेक्शंस, इट इज़ क्रेडिटेड विद द लोड्स इन ओपनिंग स्टॉक गुड्स सेंट टू ब्रांच। वो तो आपको पता ही है कि ओपनिंग स्टॉक ब्रांच के डेबिट में आता था और उसका स्टॉक रिजर्व हम उसकी ऑपोजिट में करते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा और उधर डेबिट हो जाएगा। फिर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट, कमीशन, जितने भी सारे खर्चे हैं वो इसकी डेबिट साइड आ जाएंगे, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में आपने क्या कैलकुलेट करना है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस मेथड को आप एक क्वेश्चन की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15, यूनिटी लिमिटेड मुंबई invoice goods to their branch at Lucknow at 50% above cost। यूनिटी लिमिटेड मुंबई में हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांच कहाँ पे है, लखनऊ में है। वो अपनी ब्रांच को माल में लागत में 50% जोड़कर भेजता है। कितना जोड़ता है, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्लस 50%, एंड पेज ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पैटी एक्सपेंसेस विच आर मेट बाय ब्रांच, ठीक है।
सारे खर्चे कौन करता है? हेड ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ऑल द ब्रांच अकाउंट्स ऑन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इन द हेड ऑफिस बुक्स। इन्होंने मेथड यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि कौन सा मेथड से आपने बनाना है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से आपने बनाना है। आपको क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर गिवन है, पैटी कैश का बैलेंस गिवन है, गुड्स एंड टू ब्रांच दिया हुआ इनवॉइस प्राइस पे, क्रेडिट सेल, कैश सेल, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अलाउंस, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यानी कि ये सेल्स रिटर्न हो जाएगा जो कि डेटर अकाउंट में जाएगा। बैड डेट ये भी डेटर अकाउंट में जाएगा। सैलरी वेजेस एक्सपेंसेस में जाएगा। रेंट रेट्स एक्सपेंसेस में जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर डेटर अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पैटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। देखिए डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो इसलिए जब आप डेटर अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस आ गया डेटर्स का, सेम एज इट इज है ना। क्रेडिट सेल आ गई, ये दो ही आइटम इधर आती थी। उधर कौन कौन सी आइटम आती थी? अलाउंसेस आता था, डिस्काउंट अलाउड आता था, सेल्स रिटर्न, बैड डेट और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। ये सारी आइटम हमने इधर डाल दी और उसके बाद जो बचा वो आ गया डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? ये इस खाते ने आपको क्या बताया? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, कि कितने लोगों से अभी आपने पैसे लेने हैं, है ना। इतने लोग अभी हैं जिन्होंने आपसे माल ले रखा है लेकिन उन्होंने आपके पैसे नहीं दिए, उधार खरीदने वाले लोग हैं ये। फिर आपने बनाया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसमें स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी, ओपनिंग स्टॉक आ गया, गुड्स एंड टू ब्रांच आ गया, सेल्स रिटर्न आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं जिसमें जिससे माल में वृद्धि हो रही है वो इधर आ जाएंगी, जिससे माल में कमी हो रही है वो इधर आ जाएंगी। कैश सेल, क्रेडिट सेल, रिटर्न बाय ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन था, तो इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या बन गया? शॉर्टेज। मैंने आपको बताया था अगर डेबिट साइड एक्सीड करता है क्रेडिट साइड से और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। बट क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो द डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज द शॉर्टेज। और हमने क्या देखा है? देखिए लिखा हुआ है एट इनवॉइस प्राइस। मैंने सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आपको क्या दी थी कि जो स्टॉक अकाउंट जो बनाया जाएगा दैट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। तो वो इनवॉइस प्राइस पर बनाया गया है, तो जो डिफरेंस निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, मतलब इतना स्टॉक शॉर्टेज है आपके पास। फिर आप बना रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए ये जो ओपनिंग बैलेंस था 21,000, ये 21,000 का 50/150 कॉस्ट प्लस 50% था ना, तो 50/150 ये कर दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, फिर गुड्स एंड टू ब्रांच 78,000 में से सेल्स रिटर्न 6,000 माइनस करके आपने इसका कर दिया 50/150। फिर इधर जो था आपके पास रिटर्न, ठीक है, ये था आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का आपने कर दिया और उसके बाद आपने शॉर्टेज का कर दिया। तो ये सारा क्या हो गया आपका? स्टॉक रिजर्व के लिए एक अलग से खाता बना दिया गया है जिसको नाम दिया गया है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो ये डिफरेंस आया इधर का टोटल करा, डेबिट साइड का टोटल करा, जो डिफरेंस आया दैट इज ट्रीटेड एज ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम कौन से खाते में लेके जाएंगे? इस वाले खाते में लेके जाएंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए लिखा है टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 26,700। उसके बाद एक्सपेंसेस अकाउंट पे आ जाइए आप, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी